ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो 800 सालों तक एक कॉफिन में सोया हुआ था, लेकिन एक दिन जब वो जागता है तो देखता है कि ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अपने ओवरपावर्ड शक्तियों के बावजूद भी वो अब इस नए समय में एक आम लड़के की तरह इंसानों के साथ खुल मिल के रहने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। कहानी की शुरुआत एक जबरदस्त एक्शन सीन से होती है। एक भारी भरकम आदमी जिसका नाम है बाजुका अपने कंधे पर एक बड़ी सी गन लेकर बैठा हुआ है। उसके साथ उसका पार्टनर भी है जो पहली नजर में ही एकदम विलेन जैसा दिखता है। ये दोनों सुपर ह्यूमन है जिन्हें म्यूटेंट ह्यूमंस भी कहा जाता है। इनकी टीम का तीसरा सदस्य कंप्यूटर हैकिंग में मास्टर है जो दुश्मनों के सिस्टम को हैक करके उनके सीक्रेट जानकारी चुरा लेता है। ये सभी एक खतरनाक मिशन पर है जिसका खुलासा अभी तक बाकी है। अब टीम का सबसे कूल मेंबर एंट्री करता है, स्नाइपर मैन। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो बुलेट्स तक को डॉज कर सकता है। अपने एक ही गोली से वो पूरे हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा देता है। लेकिन उनका ये मिशन फेल हो जाता है क्योंकि ये लोग एक खास कॉफिन की तलाश में थे। रात के सीन में कहानी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ती है जो चांद को देख रहा होता है मानो कुछ गहरे ख्यालों में खोया हो। सुबह शिमो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ में प्लास्टर होता है। उसके साथ उसका जिगरी दोस्त मानव भी है। जैसे ही वो दोनों स्कूल पहुँचते हैं उनकी नजर एक नए स्टूडेंट पर पड़ती है। इसे देखकर सभी लड़कियां वहाँ पागल हो चुकी थी। शिमो को महसूस होने लगता है कि इस नए स्टूडेंट के होते हुए अब उसके पास अटेंशन पाने का कोई मौका नहीं। इसी बीच राय के असिस्टेंट फ्रैंकिस्टाइन को दिखाया जाता है जो बताता है कि उसका माइंड कंट्रोल प्लान बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और लोग अपनी पुरानी यादें भूल चुके हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो नया स्टूडेंट जिसका नाम है M21 असल में राय और फ्रैंकिस्टाइन के साथ था। उस पर यूनिटी के लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया था, लेकिन M21 ने यूनिटी को छोड़ दिया और इसी वजह से अब उसके पास लौटने का कोई जगह नहीं है। तो इसी मौके का फायदा उठा के राय उसे अपनी सिक्योरिटी गार्ड बनने का ऑफर देता है। साथ ही राय खुद भी इस स्कूल में एक स्टूडेंट बनकर एडमिशन लेता है ताकि वो इंसानों के बारे में बेहतर तरीके से जान सके। और धीरे धीरे राय शिमू और मानवों का अच्छा दोस्त बन जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि राय कोई एक आम इंसान नहीं है बल्कि एक नोबलिस्ट है। और नोबलिस्ट क्या होता है ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब सभी दोस्त लंच करने के लिए कैफेटेरिया पहुँचते हैं जहाँ बाकी लोग खाने पर दूध पड़ते हैं, लेकिन राय बस अपनी चॉपस्टिक से खाने को खूरता रह जाता है मानो उसे कुछ समझ न आ रहा हो। राय कैफेटेरिया में बैठे अपने खाने को खू रहा था। जब उसके दोस्तों ने उसे पूछा कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा तो राय मजाक में कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ इस खाने को मल्टीप्लाई होने के लिए। और ये सुनकर सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं। तभी अगले सीन में हमें फ्रैंकिस्टाइन और M21 को दिखाया जाता है जो छत पर खड़े बातें कर रहे होते हैं। फ्रैंकिस्टाइन सोच में पड़ जाता है कि समय कितना बदल गया है क्योंकि अब लोगों के दिलों में ज्यादा प्यार और अपनापन दिखता है। तभी पीछे से वहाँ राय आ जाता है और हमें पता चलता है कि राय सदियों से एक कॉफिन में सोया हुआ था और जब वो जागा तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। राय को अब तक समझ नहीं आया कि लोग किस चीज पे इतना बिजी रहता है जिसमें वो बैठकर गेम खेलने लगते हैं। इस बात पर फ्रैंकिस्टाइन हैरान रह जाता है क्योंकि राय असल में मोबाइल फोन की बात कर रहा था और बाकियों की तरह अब उसे भी एक स्मार्टफोन चाहिए। दूसरी ओर M21 भी अब धीरे धीरे इंसानों के बीच खुलना मिलना सीख रहा था। अगले दिन राय को उसका नया फोन मिल जाता है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल है और उसके दोस्तों ने उसका मोबाइल में अपने नंबर भी सेव कर दिया ताकि वो सबके साथ कांटेक्ट में रह सके। दूसरी तरफ M21 के टीचर्स के साथ भी अच्छा रिलेशन बनता जा रहा था और वो इंसानों को बेहतर समझने लगा था। लेकिन तभी उसे किसी खतरे का एहसास हुआ और उसका शक सही निकला। कुछ गुंडे स्कूल में घुसकर स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे और लड़कियों से बदतमीजी करने लगे थे। M21 उन गुंडों से निपटने का सोचता है, लेकिन उससे पहले ही शिमू वहाँ पहुंचकर उन गुंडों से फिर जाता है जबकि वो पहले से ही घायल था। तभी स्पोर्ट्स कार में बैठी एक लड़की ने शिमू को हेलो कहा जिससे उसे याद आया कि यही वो लड़की है जिसकी उसने कभी मदद की थी और तब से वो कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। तभी एक गुंडे ने इस मौके का फायदा उठाकर शिमू को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। टीचर्स बीच में आके उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो गुंडे उन्हें भी मारने लगे। ये सब देखकर M21 से और सहा नहीं जा रहा था और वो जाकर उस गुंडे को बुरी तरह पीट देता है। उस गुंडे की हिम्मत M21 के सामने टिक नहीं पाई। M21 ने उसे उठाकर फेंक दिया और उसे सख्त वार्निंग दी कि वो स्टूडेंट से बिल्कुल दूर रहना है। ये देखकर बाकी गुंडे इतने डर जाते हैं कि वो वहाँ से भागने लगते हैं। अब स्कूल में M21 को पहले से और भी ज्यादा अटेंशन मिलने लगती है। रात में M21 अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था जब यूनिटी ने उन पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्हें इंसानों की तरह नहीं बल्कि हथियारों की तरह इस्तेमाल किया गया था। उनमें से ज्यादातर मर चुके थे और सिर्फ M21 और उसके दोस्त ही बचे हुए थे। एक दिन उसका दोस्त उससे अलग होते हुए कहता है कि वो ये खून खराबा छोड़ना चाहता है और एक आम इंसान की तरह एक जिंदगी जीना चाहता है। उसने M21 से भी रिक्वेस्ट की कि वो ये सब छोड़ दे। इसी बीच हम देखते हैं कि फ्रैंकिस्टाइन M21 से स्कूल और वहाँ के लोगों के बारे में पूछता है। पहले तो M21 उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे यहाँ रहने की इजाजत दी। दूसरी ओर वो पुराने विलन्स वापस आ गए हैं और M21 और उस रहस्यमय कॉफिन की तलाश में है। अगले सीन में हम एक पुराने बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ दो
गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं। तभी दो लोग वहाँ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का अपने खास पावर्स का इस्तेमाल करके उन गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर देता है। वो लड़का उन दोनों गार्ड्स को किसी स्टैचू की तरह जमा कर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का नजारा बहुत खराब था, जैसे वहाँ कोई सुपरनेचुरल ताकतों के बीच लड़ाई हुई हो। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ कोई पागल इंसान बेकाबू होकर सब कुछ तबाह कर गया। लेकिन उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता, जरूर यहाँ कुछ बड़ा और खतरनाक हुआ है। और इसी मसले को सुलझाने के लिए वो भी स्कूल ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। अगले दिन एमडोन स्कूल में अपनी नॉर्मल सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहा होता है। तभी उसकी नजर दो नए स्टूडेंट पर पड़ती है जो स्कूल की तरफ आ रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो रात में कॉफिन की तलाश में थे। एमडोन उन्हें देखकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का अपने आई कंट्रोल पावर का यूज करके उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है। हालांकि वो पावर उस पर कुछ काम नहीं करता। फिर भी एमडोन ये दिखाता है कि वो उनके कंट्रोल में आ गया है। एमडोन उन्हें एक पुराने जगह तक लेके जाता है, जहाँ वो लड़का फ्रैंकिस्तान को भी माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रैंकिस्तान मुंह पे बोलता है, देख भाई, जो भी गर्भवत बाप से पंगा नहीं, क्योंकि फ्रैंकिस्तान खुद भी इन तरह के पावर्स रखता है, लेकिन उसकी पावर्स काफी डार्क होते हैं, इसलिए छोटी मोटी ट्रिक्स उसके ऊपर काम नहीं करती। आखिरकार वो उन्हें स्कूल में एडमिशन दे देता है। फ्रैंकिस्तान जल्दी से राय को कॉल करके ये जानकारी देता है कि कुछ खास मेहमान उससे मिलने आए हैं। जब ये दोनों स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं तो हमें उनका नाम पता चलता है। लड़की का नाम है सेरा और लड़के का नाम रेजिस होता है। सेरा को सिखाने की जिम्मेदारी शिमू को दी जाती है, जो उसे देखकर पागल सा हो जाता है। दूसरी तरफ रेजिस की नजर राय पर पड़ती है और वो महसूस करता है कि राय के अंदर से एक बहुत ही डार्क और प्राचीन तरह की पावर निकल रही है। इसे रेजिस बहुत ही चौकन्ना हो जाता है और राय पर नजर रखने लगता है, क्योंकि उसे जानना है कि राय का नोबिलिस के साथ क्या संबंध हो सकता है। लंच ब्रेक के दौरान सभी स्टूडेंट साथ बैठकर खाना खाते हैं। राय एक बार फिर से अपने खाने को घूरते हुए उसके मल्टीप्लाई होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक हमें ये साफ पता नहीं चलता कि आखिर राय किस चीज का मल्टीप्लाई होने का इंतजार कर रहा है। शाम को एमडोन और फ्रैंकिस्तान एक कार में होते हैं और वो दोनों उन नए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एमडोन को वो स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते और उसे समझ में नहीं आता कि फ्रैंकिस्तान ने आखिर उन्हें एडमिशन क्यों दिया, वो भी मास्टर राय के क्लास में। एमडोन को डाउट होता है कि ये स्टूडेंट्स नोबिलिस भी हो सकते हैं, जो बहुत पावरफुल होते हैं। फ्रैंकिस्तान भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि आखिर वो दो बंदे हैं कौन। फ्रैंकिस्तान बताता है कि हजारों साल पहले जब इंसान कमजोर हुआ करते थे और उन्हें हर चीज से खतरा था, नोबिलिस सबसे ताकतवर माने जाते थे। इंसान उनसे डरते थे, लेकिन नोबिलिस ने इंसानों की रक्षा करने का फैसला किया और धीरे धीरे इंसानों ने उन्हें अपना लीडर मान लिया। आज जो स्टूडेंट स्कूल में आए हैं वो नोबिलिस की नई पीढ़ी हो सकते हैं, जो इंसानों को बचाना चाहते हैं, लेकिन अपने ब्राइड के साथ। रात में राय ने अपने दोस्तों को एक पार्टी के लिए बुलाया था, जिसमें सेरा और रेजिस भी शामिल थे। वहाँ शिमू और मानवों को भी पता चलता है कि एमडोन असल में राय के घर में रहता है, और क्योंकि सेरा और रेजिस को भी रहने की जगह नहीं मिलती, तो राय उन्हें अपने साथ रखने का फैसला करता है। फ्रैंकिस्तान को इस बात से थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमेशा की तरह वो अपने मास्टर राय की बात से सहमत हो जाता है। बाद में फ्रैंकिस्तान बर्तन धोने लगता है, जो स्कूल डायरेक्टर होते हुए भी ये काम करना पड़ रहा था। एमडोन को ये अच्छा नहीं लगता कि डायरेक्टर को ये सब करना पड़ रहा है। सेरा भी ये सब देखती है और उनकी मदद करने की सोचती है, लेकिन क्योंकि वो एक मेहमान है तो वो ऐसा नहीं करती। पर तभी सेरा एमडोन के हाथों में एक निशान देख लेती है। अगली सुबह सेरा को एमडोन की असलियत के बारे में पता चल जाता है और रेजिस को भी ये समझ आ जाता है कि एमडोन के पास कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। शाम को जब एमडोन अपना काम खत्म करके जाने लगता है तो रास्ते में रेजिस उसे टकराता है। एमडोन उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन रेजिस उसे पूछता है कि आखिर वो एक मॉन्स्टर होने के बावजूद भी इंसानों के साथ गुलामी क्यों कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपनी इंसानियत खो दी थी पावर्स के लिए। तभी राय और उसके दोस्त वहाँ से जा रहे होते हैं कि कुछ गुंडे आकर उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर रेजिस एमडोन से उस पिछले बिल्डिंग की तबाही की वजह पूछता है। एमडोन इसे एक मामूली हादसे की तरह बताकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन रेजिस चालाकी से उसे कॉफिन के बारे में भी पूछने लगता है। ये सुनकर एमडोन को हैरानी होती है कि रेजिस भी उसी कॉफिन के पीछे है, जिसके बारे में वो खुद भी ज्यादा नहीं जानता। एमडोन सोचता है कि शायद उस कॉफिन से नोबिलिस पहले से ही बाहर निकल चुके हैं। इस कॉफिन में इतनी ताकत होती है कि कोई भी उसके आगे नहीं टिक सकता, और ये कॉफिन यूनियन के हाथों नहीं लगनी चाहिए। एमडोन ने रेजिस को ये बताया कि कॉफिन के पीछे जो भी था वो मर चुका है और अब वो कॉफिन भी गायब हो गया है। मगर रेजिस को ये बात हजम नहीं होती और वो एमडोन पर हमला कर देता है। एमडोन उसकी अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन रेजिस उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तभी उसे महसूस होता है कि सेरा खतरे में है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। यहाँ शिमू अपने दोस्तों के साथ गुंडों की बॉस के पास पहुँच जाता है। शिमू अब पहले से बहुत ताकतवर हो चुका है और उन गुंडों को धूल चटाने लगता है। वो किसी भी गुंडे को अपने दोस्तों के पास नहीं आने देता। तभी एक गुंडा शिमू पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन अचानक एमडोन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सभी वापस घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में एमडोन और रेजिस इंसानों के बारे में बात करने लगते हैं। रेजिस के मुताबिक इंसान अब बदल चुके हैं और वो अपनी रक्षा अब खुद कर सकते हैं। वो पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। एमडोन इस बात से थोड़ा
कंफ्यूजन में है कि रेजिस आखिर किस पीढ़ी से आता है, लेकिन वो ये तय कर चुका है कि अगर रेजिस इस दुनिया को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो उसे रोकने के लिए सब कुछ करेगा। दोनों ही शर्त लगाते हैं कि देखते हैं कौन जीतता है। अगले सीन में हमें उन विलन्स को दिखाया जाता है जो उसी बिल्डिंग में होते हैं जहाँ से वो कॉफिन गायब हो गया था। उनका एक टीम मेंबर ताओ ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और वो कॉफिन कहाँ गया। कुछ रिसर्च करने पर पता चला कि ये मिशन M21 और M24 को सौंपा गया था, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं है। वो उन्हें मरा हुआ तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती। वही रेजिस और M21 एक दुकान में नूडल्स को लेकर आपस में बहस करते हैं। रेजिस को लगता है कि M21 को ज्यादा नूडल्स मिल गए हैं और वो उससे उसका नूडल्स का बाउल मांगने की कोशिश करता है। इस हल्की फुल्की बहस के बाद रेजिस फ्रैंकिस्तान पर अपना माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर वो राय पर भी माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसे रेजिस सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी पावर इन दोनों पर काम क्यों नहीं कर रही। सुबह होने पर M21 वापस अपनी ड्यूटी में लग जाता है। राय नोटिस करता है कि M21 में कुछ बदलाव आ रहे हैं। दूसरी ओर शिमु को उस दिन गुंडों से लड़ते हुए चोट लग जाते हैं और मानवों को लगता है कि अगर उस वक्त M21 वहाँ नहीं आता तो शिमु का खेल खत्म था। मानवों को ये भी लगता है कि शिमु सेरा के सामने शो ऑफ कर रहा था, जो उसे समझ में नहीं आता। तभी रेजिस और सेरा वहाँ आ जाते हैं। मानव रेजिस से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर शिमु को लगता है कि शायद मानव को लड़के पसंद है। इधर प्रिंसिपल के कमरे में राय और फ्रैंकिस्तान की मुलाकात होती है। फ्रैंकिस्तान रेजिस और सेरा की फैमिली के बारे में राय को बताता है और उनकी बुराई करते हुए कहता है कि उनकी फैमिली कमजोर है। तो राय फ्रैंकिस्तान को उन पर टॉन्ट मारने से रोकता है और बताता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे वो दिखती है। दूसरी ओर मानव अपने सर्वर्स पर काम कर रहा होता है। तभी ताओ नाम का एक हैकर उसके सर्वर्स को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मानव भी कोई मामूली हैकर नहीं था। वो अपने सर्वर्स को हैक नहीं होने देता और इसे करते हुए उसे काफी मजा आता है। दोनों के बीच काफी टक्कर चल रही होती है और ताओ ये देखकर हैरान होता है कि इस दुनिया में उसे टक्कर देने वाला एक हैकर भी मौजूद है। लेकिन तभी शिमु गलती से लैपटॉप का वायर खींच देता है, जिससे उसका सर्वर बंद हो जाता है। पर मानव इस पर गुस्सा नहीं होता और बाहर चला जाता है। बाद में ताओ मानव को मैसेज करता है कि उससे मिलकर उसे खुशी हुई और वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। ये देखकर शिमु को शक होता है कि शायद मानव किसी लड़की में इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ ताओ ने सर्वर हैक करके ये पता लगा लिया था कि M21 स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहा है, लेकिन उसे M24 का कोई पता नहीं मिलता। इसलिए वो M21 को पकड़कर उसे पूछताछ करने का फैसला करता है। इसी बीच M21 और रेजिस एक बार फिर से किसी बात पर बहस करने लगते हैं। तभी फ्रैंकिस्तान गुस्से में आता है और उन्हें घर के कामों में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन रेजिस और M21 इसके लिए मना कर देता है। पर फ्रैंकिस्तान चिल्लाकर उन्हें काम करने के लिए कहता है। जब सब काम में लग जाते हैं तो रेजिस देखता है कि राय चुपचाप वहाँ बैठा हुआ है, जिससे वो नाराज हो जाता है। हालांकि राय भी उठकर उनके साथ काम करने लगता है और ये देखकर फ्रैंकिस्तान शर्मिंदा महसूस करता है। अगले दिन फ्रैंकिस्तान M21 को प्रिंसिपल के रूम में बुलाता है और उसे एक कार्ड देता है जो उसकी महीने भर की मेहनत का इनाम था। बाहर निकलते हुए M21 सोचता है कि वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने वाला सब्जेक्ट था, लेकिन अब वो इंसानों की तरह जिंदगी जी रहा है और उसे दोस्त भी मिल गए हैं। यही सब सोचते हुए जब M21 घर जा रहा होता है तभी शार्क और हैमर उसे रोकते हैं और उससे M24 के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। M21 को गुस्सा आता है और वो शार्क से लड़ने लगता है, लेकिन शार्क एक स्पेशल यूनिट का मेंबर होता है, जिसे M21 लड़ाई में टिक नहीं पाता और बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी रेजिस और सेरा वहाँ आकर शार्क से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन M21 बीच में आकर शार्क का अटैक अपने ऊपर ले लेता है क्योंकि वो रेजिस को कमजोर समझता है। इस लड़ाई में M21 बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी उनका बॉस वहाँ आता है और शार्क को M21 को नुकसान पहुँचाने से मना करता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और M21 भी रेजिस और सेरा की जान बचाने के लिए उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसने शर्त रखी कि रेजिस और सेरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि वो बच्चे हैं और इनका उसमें कोई हाथ नहीं है। रेजिस को ये देखकर गुस्सा आता है और उसे लगता है कि M21 ने उसे धोखा दिया है। दूसरी ओर मानव फिर से उसी हैकर से कांटेक्ट करता है और दोनों को एक दूसरे से कंपटीशन करने में मजा आता है। ताओ मानव को फिर से मिलने के लिए बुलाता है। इसी बीच रेजिस और सेरा फ्रैंकिस्तान के पास जाकर बताते हैं कि M21 ने उन्हें धोखा दिया और दुश्मनों के साथ चला गया। सेरा ने फ्रैंकिस्तान को बताया कि M21 ने उनसे कहा था कि वो उनके साथ मिशन पर था। अब उन्हें सब समझ में आता है कि यूनियन जिस कॉफिन की तलाश कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि राय था, और अगर यूनियन राय के पीछे पड़ जाते तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि M21 को किडनैप कर लिया जाता है और उसे टॉर्चर करके कॉफिन के बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन M21 अब बदल चुका है और वो राय के बारे में उन्हें कुछ भी बताने से इनकार करता है। शार्क उसे बार बार मारता है, लेकिन उसके साथ वाला लड़का थोड़ा दयालु होता है और उसे पानी पिलाता है। उसे ये अच्छा नहीं लगता कि M21 को इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है। आखिरकार M21 उन लोगों को कॉफिन के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसे अपने साथियों के बारे में जानकारी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट से पहले वो कौन थे। उनके बीच डील तय हो जाते हैं, लेकिन M21 को भूख लगती है और वो खाने में सिर्फ रामेन मांगता है। कहानी अब और भी कॉम्प्लिकेटेड होती
होती जाती है। शिमू जो अपनी छोटी बहन की वजह से इन सारी झंझट में फंसा था, एक मामूली लड़का होते हुए भी बड़ी बड़ी घटनाओं का हिस्सा बन चुका है। जब शिमू और सैरा शॉपिंग पे निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ गुंडे उस ब्लू बादल वाले लड़के को परेशान कर रहे थे। शिमू बिना किसी झिझक के उन गुंडों को पीटा और ब्लू बादल वाले लड़के ने उसे इसके लिए थैंक यू कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मानव उस हैकर से मिलने आया था। वो पहला इंसान था जिसने ताओ के सर्वर्स के बैरियर तोड़े थे। ताओ ने मानव से कहा कि उसकी टीम में सब उसे सिर्फ ऑर्डर करते हैं और अपनी ताकत का घमंड दिखाते हैं। तो इस पर मानव ने उसे बॉस कहना शुरू कर दिया, जिससे ताओ हैरान हो जाता है, पर वो खुश भी था। शाम को ताओ और ब्लू बादल वाला लड़का फिर से बात कर रहे होते हैं। ताओ ने बताया कि उसे लगता है कि उसकी बहन को यूनियन ने पकड़ लिया है ताकि वो उससे अपने मिशन करवा सके, इसलिए वो अपनी बहन को ढूंढने का फैसला करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि M21 को फिर से टॉर्चर किया जा रहा था। शार्क उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो लड़का उसे रोक लेता है। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो जानता था कि शार्क ने पहले भी कई लोगों को मारा है। वो अपनी गन निकालकर शार्क को मारने वाला होता है, लेकिन वो हैकर उसे रोक लेता है क्योंकि शार्क ये सब सिर्फ उसे भड़काने के लिए कर रहा था। अब रेजिस और सैरा की मुलाकात शार्क और हैमर से होती है, जहाँ शार्क ने रेजिस पर हमला कर दिया था। रेजिस बड़ी आसानी से उसके हर एक अटैक्स को डॉज करता है और अपने स्पेशल अटैक से वो शार्क को घायल कर देता है। शार्क को पहले से शक था कि रेजिस का M21 से कुछ तो लिंक है। हैमर ने शार्क को एक टैबलेट दी, जिसे खाकर शार्क की पावर बढ़ गई, लेकिन रेजिस तब भी उसे आसानी से हरा रहा था। रेजिस मस्ती में शार्क के मजे ले रहा था क्योंकि वो उसे M21 का दोस्त समझता है। आखिर में शार्क और हैमर ने शिमू और मानव को अपने साथ मिला लिया। ये देखकर रेजिस ने हार मान ली थी और अपने टीममेट्स को उसके बॉस के हवाले कर दिया। जब रेजिस की आंखें खुली तो शार्क उसके सामने बैठा था। उसे देखकर रेजिस को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने धोखे से उसे हराया था। जब उसने M21 को देखा तो M21 ने उससे नजरें फेर ली। दूसरी ओर राय के दोस्त अब तक घर नहीं लौटे थे, जिसे फ्रैंकिस्टीन को चिंता हो रही थी। सैरा और रेजिस के बीच एक खास कनेक्शन था, जिससे वो समझ गई कि रेजिस और बाकी लोग किसी मुसीबत में हैं और इसीलिए वो उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ी। राय हमेशा की तरह बिना किसी रिएक्शन के कुछ सोचने लगा। दूसरी ओर शार्क अपने बॉस को बताता है कि रेजिस में कुछ खास है और उसका कनेक्शन उस कॉफिन से हो सकता है। शार्क ने उसे ये भी कहा कि मेडिसिन खाने के बाद भी वो रेजिस के सामने नहीं टिक पाया। M21 आराम से ये सब कुछ देख रहा था और उसने जाने से इनकार कर दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो उसके साथ क्या करे, क्योंकि उसका उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं था। असल में M21 उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उन्हें और लोगों में शामिल ना कर सके। शार्क ने गुस्से में रेजिस की गर्दन पर चाकू रख दिया, लेकिन इससे भी M21 पर कोई असर नहीं हुआ। शार्क चिढ़ गया और रेजिस को पीटने लगा, लेकिन तभी शिमू और मानव जाग गए। शार्क उन्हें भी मारने की कोशिश करता है, पर तभी स्नाइपर आकर उन्हें बचा लेता है। शिमू ने देखा कि स्नाइपर वही आदमी था जिसकी उसने जान बचाई थी। तभी मानव ने ताओ को देखा और उसे बॉस कहकर पुकारा। ये देखकर वो लोग हंसने लगे क्योंकि ताओ उनके लिए एक नौकर जैसा था, लेकिन मानव उसे बॉस कह रहा था। इसी वजह से ताओ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तभी शिमू और मानव की नजर M21 पर पड़ती है और वो हैरान हो जाते हैं। दूसरी ओर सैरा को रेजिस से सिग्नल मिल जाता है और वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। साथ ही राय और फ्रैंकिस्टीन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। हैमर का खाना खत्म होने पर वो खाना लेने गया था और तभी शिमू ने M21 से पूछा कि उन्हें क्यों पकड़ा गया है और उनकी गलती क्या है। शार्क को ये सवाल पसंद नहीं आया और उसने शिमू को फिर से मारना शुरू कर दिया। जब सबने शार्क को रोकने की कोशिश की तो उनके बॉस ने उन्हें शार्क को रोकने से मना कर दिया, जिससे शार्क को और भी मौका मिल गया उन्हें खत्म कर देने की। दूसरी तरफ रेजिस ने उस डिवाइस को तोड़ने की कोशिश की जो खास तौर पर नोबिलिस को कैद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो इस डिवाइस को तोड़ नहीं सका। उसी वक्त हैमर ने सैरा को हेडक्वार्टर्स में घुसते हुए देखा और उस पर बम फेंकने की कोशिश की, लेकिन सैरा इतनी ताकतवर थी कि वो इन छोटे मोटे हमलों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उल्टा हैमर पर हमला किया, जिससे हैमर को डर के मारे छिप जाना पड़ा। शार्क ने जब शिमू का गला दबाना शुरू किया तो मानव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शार्क उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब इतने सारे नौटंकी देखकर M21 से और सहा नहीं जा रहा था। रेजिस ने भी M21 को उकसाया कि उसे अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहिए। तभी M21 को अपनी पुरानी यादें वापस आती है और उसे महसूस हुआ कि उसके दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। इस एहसास के बाद M21 ने फैसला किया कि वो अब अपने दोस्तों को जरूर बचाएगा। M21 ने शार्क पर जोरदार हमला किया और शिमू को बचा लिया। मानव और शिमू M21 की ताकत देखकर हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ राय और फ्रैंकिस्टीन बिल्डिंग के छत पर पहुंच गए थे, जहां स्नाइपर पहले से ही उनका स्वागत के लिए था। फ्रैंकिस्टीन ने स्नाइपर पर हमला किया, लेकिन स्नाइपर की स्पीड इतनी तेज थी कि फ्रैंकिस्टीन उसके आगे टिक नहीं पाया। स्नाइपर ने अपनी पावर बूस्ट करके फ्रैंकिस्टीन पर गन पॉइंट कर लिया। हैमर ने भी अपनी पावर बूस्ट करके सैरा पर एक बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। शार्क ने M21 पर हमला किया, लेकिन M21 ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो हमला खुद पर ले लिया, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। इस पर रेजिस को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पूरी ताकत से डिवाइस को ओवरपावर करके तोड़ दिया। रेजिस ने शार्क पर हमला किया और उसे दीवार से टकरा दिया। हालांकि अब उनका बॉस भी फाइट में आ चुका था। उसने मेडिसिन खाकर अपने पावर को बूस्ट की और एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। बॉस ने शार्क से
उसकी एनर्जी लेनी शुरू कर दी ताकि वो खुद और भी पावरफुल बन सके। और ये सब पहले से ही तय था कि बॉस अपनी पावर बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकता है, ना कि अपनी टीममेट्स की मदद के लिए। अब बॉस इतना पावरफुल हो जाता है कि उसने रेजिस को आसानी से हरा दिया, जिससे सभी लोग घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब आता है कहानी में ट्विस्ट और हमारे हीरो राय की एंट्री होती है। राय को देखकर ऐसा लगता है कि उसे अपने ओपोनेंट को खत्म करने के लिए अपना हाथ भी हिलाना नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर स्नाइपर ने अब फिर फ्रैंकिस्टाइन पर अपना गन पॉइंट करके रखा था, लेकिन फ्रैंकिस्टाइन अब अपनी असली पावर का इस्तेमाल करने का सोचता है। कहानी अब बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। फ्रैंकिस्टाइन की डार्क पावर से स्नाइपर हैरान हो जाता है, लेकिन वो फ्रैंकिस्टाइन को जल्दी खत्म करना चाहता है ताकि वो उस लड़के को भी मार सके जो उसके साथ था। ये सुनते ही फ्रैंकिस्टाइन को ऐसा झटका लगा कि उसकी डार्क पावर्स और भी तेजी से बढ़ने लगी। और भाई सीरियसली ये देखकर स्नाइपर की फटने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ सभी लोग राय को देख के चौंक गए थे। राय का माइंड कंट्रोल पावर इतना जबरदस्त था कि क्रांच जैसे ताकतवर इंसान भी उसके सामने झुक गया। दूसरी तरफ सेरा ने अपने पावरफुल वेपन डेथ स्काइप का इस्तेमाल करके हैमर को आसानी से हरा दिया। असली मुकाबला अब फ्रैंकिस्टाइन और स्नाइपर के बीच हो रहा था। फ्रैंकिस्टाइन देखता है कि स्नाइपर हार मानने को तैयार नहीं था और उसके इस हिम्मत से इम्प्रेस होकर उसने उसे मारने का इरादा छोड़ दिया। इसी बीच क्रांच ने राय पर हमला किया, लेकिन राय ने अपनी पावर से उसे अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया। राय के एक आदेश पर क्रांच दीवारों से टकराता चला गया। क्रांच ने अपनी जान बचाने के लिए ताओ से पावर्स मांगी, जिसे ताओ मना नहीं कर सका। फ्रैंकिस्टाइन ने स्नाइपर को स्ट्रगल करता हुआ देखकर जानना चाहता था कि आखिर वो हार क्यों नहीं मान रहा। तभी स्नाइपर ने सेरा को पहचान लिया और उससे माफी मांगने की रिक्वेस्ट की। अंत में फ्रैंकिस्टाइन ने स्नाइपर के अच्छे नजरों को देखते हुए उसे माफ कर दिया। राय ने क्रांच को रुकने का आदेश दिया और फिर अपने पावर ब्लड फील्ड का इस्तेमाल किया, जिससे क्रांच हमेशा के लिए गायब हो गया। अब अगली सीन में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ स्नाइपर और M21 का इलाज हो रहा था। फ्रैंकिस्टाइन ने राय से उसके पावर्स के बारे में पूछा तो राय ने कहा कि उसके दोस्तों को उसकी मदद की जरूरत थी और वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। राय ने फ्रैंकिस्टाइन की पावर्स को पहले सील कर दिया था, लेकिन इस लड़ाई में फ्रैंकिस्टाइन ने उस सील को तोड़ दिया था, इसलिए वो किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार था। मगर राय को उस पर भरोसा था कि उसने ऐसा किसी वजह के लिए किया होगा। अंत में हम देखते कि सभी दोस्त वहाँ मिलकर खाना खा रहे हैं और एंजॉय करने लगते हैं। M21 राय की मदद के लिए उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन राय के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकता है। सो फाइनली इस कहानी का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो पर।